हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रांजल्स एकेडमी। तो आ गई हूँ आज मैं आपके लिए अमेंडमेंट्स का पार्ट 2 लेकर। तो हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ अमेंडमेंट्स 15+ अमेंडमेंट्स हमने कवर कर लिए थे जो कि आपके रेलिवेंट थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ अमेंडमेंट्स और आपके रह गए हैं, उसे हम आज कवर कर लेते हैं और आज हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होंगे वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे के अमेंडमेंट्स को पढ़ना। तो देख लेते हैं अब हम कौन सा अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है हमारा इम्पॉर्टेंट वो है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। इसमें क्या था कि जैसे आप लोगों को पता है आज जो हमारी वोटिंग एज है वो है हमारी 18 होने के बाद ही हम वोट डालने जा सकते हैं। तो ये एज 1989 से पहले 21 हुआ करती थी। 21 एक्वायर करने के बाद ही आप वोटिंग कर सकते थे, उससे पहले आप वोटिंग नहीं कर सकते थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के तहत ही हमने क्या किया, 21st को एज को कम करके आपकी 18 एज कर दी गई थी। किसके लिए? वोटिंग के लिए। तो आज हम हमारी जो एज है वोटिंग के लिए वो है हमारी कौन सी? 18। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी दिल्ली है उसका नाम चेंज करके NCT कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? दिल्ली का नया नाम चेंज कर NCT कर दिया गया था, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी कर दिया गया था। किसके तहत? 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 91 के तहत। नेक्स्ट है हमारा 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसमें क्या हुआ था, जो हमारे 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में क्या था कि जो हमारी दिल्ली और पुदुचेरी जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी हैं उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उन सभी को इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर शामिल कर दिया गया था। यानी कि निर्वाचन मंडल जो होता है आपका, जो वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, उन सभी में दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा के मेंबर्स थे उन सभी को शामिल कर दिया गया था कि अब वो भी वोट कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो ये किसके तहत हुआ था? आपका 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इन दोनों को ही मैं शेड्यूल के अंदर पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 है आपका रिलेटेड पंचायत से, जो कि जोड़ा गया था आपका शेड्यूल 11। ठीक है ना, तो शेड्यूल 11 में मैंने आपको पंचायत के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ जोड़ी गई थी और ये है आपका शेड्यूल 12। तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था शेड्यूल में, तो आप शेड्यूल वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उन सभी में 12 के 12 अनुसूचियाँ जो हैं वो मैंने कवर की हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ये है हमारा 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इसमें क्या हुआ था, जो हमारे SC और ST हैं उन सभी को प्रमोशन में, ठीक है, जॉब्स के अंदर जो प्रमोशन होते हैं उन सभी में हम रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो जितने भी SC और ST हैं उन सभी को जॉब्स के अंदर प्रमोशन में आपके प्रावधान दिया गया था रिजर्वेशन का। तो ये किसके तहत हुआ था? आपका 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। वैसे तो हम सारे ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तहत जो है आपकी 3 आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया था आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स थे हमारे जिनको हमने इंसर्ट किया था। तो देखिए पहला आर्टिकल जो था आपका वो था 21A। नेक्स्ट आर्टिकल 45।
तो देखिए इसके तहत, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आपके 3 आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो कौन से थे? आपका सबसे पहला था 21st आर्टिकल का ए पार्ट, ठीक है। इसमें क्या था? ये था हमारा फंडामेंटल राइट, और इसमें जैसे कि था ये फंडामेंटल राइट था, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए उन्हें राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी इस आर्टिकल के तहत। यानी कि 6 से और 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पूरा अधिकार है अपनी एजुकेशन का, उन लोगों को एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ये दिया गया था आपका फंडामेंटल राइट पार्ट में आपका आर्टिकल 21 ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 45, ये है आपका किससे रिलेटेड? डीपीएसपी से रिलेटेड, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। तो इसमें स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज की गई थी कि वो 6 साल तक के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये था आपका कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में, जो कि आपका डीपीएसपी है। नेक्स्ट आर्टिकल 51 ए का 11, ये है आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि ये ड्यूटी इम्पोज की गई थी आपके किसके ऊपर? जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स हैं उन सभी के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई थी कि वो अपने बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, किसकी? एजुकेशन की, ठीक है। तो एजुकेशन की ड्यूटी प्रोवाइड करने के लिए ये ड्यूटी इम्पोज की गई थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर। तो ये था आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट है आपका 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। तो इसके तहत क्या हो गया था कि इंडिया के अंदर सर्विस टैक्स को लागू कर दिया गया था, सर्विस टैक्स इम्पोज कर दिया गया था आपके इंडिया के अंदर, यानी कि सेवक कर को ले आया गया था आपके इंडिया में, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत। नेक्स्ट वन है आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या था कि देखिए मिनिस्टर्स होते हैं ना आपके स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल में, तो इन लोगों की जो मिनिस्टर्स हैं वरना की जो लिमिट्स है ना, नंबरिंग की लिमिट जो है वो एक लिमिटेड कर दी गई थी। अदरवाइज हर इंसान मिनिस्टर बनना चाहता और उन्हें बना भी दिया जाता, ठीक है ना। बट ये पॉसिबल नहीं था कि सभी लोग मिनिस्टर ही बनकर बैठ जाएं, तो इसीलिए इनकी नंबरिंग पे एक लिमिट लगाई गई थी। क्या कि लोकसभा और आपकी जो विधानसभा है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके टोटल मेंबर्स के 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। और किसी में भी 12 से कम भी नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम हो जाए, 12 से ही कम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। 12 एक मिनिमम लिमिट बना दी गई थी और 15% ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स जो है ये मैक्सिमम लिमिट बना दी गई थी कि उन सभी के मेंबर्स को मिला के 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए और 12 मिनिस्टर से कम भी नहीं होने चाहिए किसी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये था आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। नेक्स्ट है आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या था ये भी मैंने आपको शेड्यूल में पढ़ाया था, जहाँ पे आपका शेड्यूल 8 है उसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है। तो इसके तहत आपकी 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन कौन सी? आपकी डोगरी, बोडो, मैथिली और सिंधाली। ये 4 लैंग्वेजेस हैं तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड की गई थी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। इसमें क्या था कि आपकी जो उड़िया लैंग्वेज थी, ठीक है ना, उड़िया एक लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी स्पेलिंग चेंज हुई थी। देखिए पहले क्या थी, उसकी स्पेलिंग थी ये ODIYA, पहले उसकी थी क्या ODIYA स्पेलिंग, लेकिन फिर बाद में इस कॉन्स्टिट्यूशन 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद उसकी लैंग्वेज उसकी स्पेलिंग में चेंजेस किए गए और वो क्या थी आपकी बाद में उसकी स्पेलिंग में चेंजेस करके उसको क्या बना दिया गया ODIA। तो ये हुआ था आपका 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100। नेक्स्ट वन जो आपका इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट वो है आपका 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। इसमें क्या हुआ था देखिए, इसमें हुआ था आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किस किस के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था
अब ये हुआ क्यों था, देखिए क्या होता था कि 2015 से पहले जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, जो पार्टीशन किया गया है ना, वो बहुत अस्त व्यस्त है, ठीक है ना, बहुत तरीके से नहीं किया गया है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे कि कुछ लोग थे जो इंडियन होकर भी बांग्लादेश में रह रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो बांग्लादेशी होकर भी इंडिया में रह रहे थे। तो ना तो वो यहाँ की बेनिफिट उठा पा रहे थे चीज़ों का, ना ही वो वहाँ की चीज़ों का बेनिफिट उठा पा रहे थे, ठीक है। तो क्या किया गया, मोदी जी ने 2015 में क्या किया, आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, ठीक है। और उसमें प्रूव किया कुछ जो गांव थे वो तो इंडिया के बांग्लादेश को दे दिए गए, और बांग्लादेश के कुछ जो गांव थे उनको इंडिया में शामिल कर दिया गया, ताकि जो जहाँ का पर्सन है, जहाँ का सिटीजन है, वो वहाँ रह सके। अगर कोई इंडियन है तो वो इंडिया में रह सके, जो बांग्लादेशी वो बांग्लादेशी में रह सके। तो उस सारे कॉन्फ्लिक्ट को, उस सारे केओस को हटाने के लिए इस 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 को लेकर आए थे हम, ठीक है। जो हुआ था, और ये अप्लाई कब से हो गया था, आपको 14 मई 2015 में क्या हुआ था, आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। क्यों हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2017, जो कि आप सभी को पता है किससे रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। 1 जुलाई 2007 से 17 से हमारा जो जीएसटी है वो अप्लाई कर दिया गया था, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमारे इंडिया में अप्लाई कर दिया गया था, सभी स्टेट्स में अप्लाई कर दिया गया था आपका जीएसटी, ठीक है। और ये किससे लाया गया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2017 के तहत। इससे क्या हुआ था, जीएसटी से आपके जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, उन सभी को हटा दिया गया था। वैट होता है आपका, एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी, उन सभी को हटाकर सिर्फ एक टैक्स लगा दिया गया। अब हम सिर्फ एक ही टैक्स पे करते हैं, जो हम सभी जानते हैं, जो कि हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको अप्लाई किया गया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। और जो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ली गई हैं, हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाकी देशों की है, तो ये हमने कहाँ से लिया था, जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो हमने लिया था आपका कनाडा से, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसने इसको सपोर्ट किया था, जिसने इसको समर्थन किया था, तो वो थी आपकी असम। और इसका स्लोगन क्या था, इसका स्लोगन था आपका 1 नेशन 1 टैक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएसटी के बारे में 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2007। नेक्स्ट वन है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2013, जो कि रिलेटेड है आपका नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक नेशनल कमीशन हुआ करता था, बट 2018 से पहले क्या था कि ये सिर्फ एक ना स्टैट्यूटरी प्रोविजन था, सिर्फ एक एक्ट के तहत ही हो रहा था। लेकिन 2018 के बाद क्या किया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 को लाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दे दिया गया था इसको, ठीक है। किसको, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को। और इसको अप्लाई कब किया गया था, 11th अगस्त 2018 को इसको अप्लाई कर दिया गया था, ठीक है। और एक इंसर्ट किया गया था आपका 338B आर्टिकल जो है आपका इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018, जो रिलेटेड था आपका नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से। और इसको इसके बाद क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका लास्ट ईयर ही हुआ है 2019 में, तो वो है आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लास्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट, वो है आपका इंपॉर्टेंट क्या, वैसे भी लास्ट ही है ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, जो कि रिलेटेड था आपका EWS से, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देखिए, जो भी जनरल कैटेगरीज के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन था, उन सभी को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो 10% जनरल कैटेगरीज के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड किया गया था, किसके तहत, आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत। तो ये सभी हो गए आपके अमेंडमेंट्स के बारे में, जो भी आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं आपके। ये पार्ट बी है, पार्ट ए जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा। आधे हमने वहाँ पर कवर किए थे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, और आधे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो आप सभी अमेंडमेंट्स को देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट
सेकंड पार्ट इन दोनों को देख लीजिएगा। मैंने अच्छे से सब सारे ही अमेंडमेंट्स आपको समझा दिए हैं, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।